चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं। इसमें हम सीखेंगे ऑडिट की स्ट्रेटेजी के बारे में, प्लानिंग के बारे में और प्रोग्राम के बारे में। तो प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, उसका क्या बेनिफिट होता है और उसका प्रोसेस क्या रहता है ऑडिट प्लानिंग का, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं ऑडिट की और ऑडिट प्लान कैसे डेवलप करें, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएं और हम ऑडिट वर्क को कैसे डेलीगेट करें और उसको सुपरवाइज करें, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे ऑडिट है हमारा, तो हमारी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्लान बनाए कि कैसे वो ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ऐसे 300 है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में मेनली ऐसे 300 हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। वो डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि हम ऑडिट का एक प्लान बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे ऑडिट होगा। ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। देखिए, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता और होता भी है तो बहुत अच्छे से नहीं होता है जनरली। तो अगर हमें अच्छा सही ऑडिट करना है तो हमें उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे 300 हमें ये कहता है कि हमें एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है तो हमें उसका प्लान करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा और ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट का प्लान बनाए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों प्लानिंग जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ऑडिट की प्लानिंग क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। तो अगर हम टाइमली और इफेक्टिवली ऑडिट करना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इफेक्टिवली करना चाहते हैं और टाइमली करना चाहते हैं ना, और इसके साथ ही साथ हमारी कंप्लायंस जो होती है वो हम इंश्योर करें कि कंप्लायंस को हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें अप्लाई किया जा रहा है। तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट इफेक्टिवली। तो प्लानिंग करने से क्या रहेगा, हम टाइम से उसे कंप्लीट कर पाएंगे, ऑडिट को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को अप्लाई कर पाएंगे और हम एंगेजमेंट भी इफेक्टिवली कर पाएंगे ऑडिट। एडिक्वेट प्लानिंग benefits the audit of financial statement in several ways including the following। तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ऑडिटर को पता चलता है कि उसको कौन कौन से ऑडिट में इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑडिट प्लानिंग में वो देखेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन ए टाइमली बेसिस। अगर वो प्लानिंग करेगा और वो पता लगाएगा कि कौन सी जगह उसे दिक्कतें आ सकती हैं और उसे टाइमली कैसे ओवरकम किया जाए, उनका सॉल्यूशन पहले से ही निकाला जाए या उसके लिए क्या काम किया जाए, तो इसमें उसको हेल्प मिलेगी। और वो ना केवल भाई प्लानिंग से वो पता चलेगा कौन से एरिया में ज्यादा हमें काम करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके अलावा वो ऑर्गेनाइज और मैनेज करेगा ऑडिट एंगेजमेंट की। मैं ऑडिट में जो सारा समय दे रहा हूँ उसमें कौन से समय, कहाँ पर कितना समय दूं, वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। अब टीम को सेलेक्ट करने में अगर मुझे पता है कि मुझे वहां पर ये काम करना है और वहां पर ये इश्यूज आने की उम्मीद है, तो जब मैं एंगेजमेंट टीम मेंबर को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे मन में रहेगा ना कि मुझे पहले से प्लानिंग करी है, मुझे ये काम करना है, ये दिक्कतें आएंगी, मैं उसी हिसाब से स्टाफ को एलोकेट करूंगा वहां, है ना। तो मुझे ये पता है कि मुझे ये वाले काम करने, ये वाले रिस्क हैं और ये वाली टीम को मुझे ये काम देना चाहिए। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। और उन्हें बताना टीम को
कि भैया कैसे कैसे काम होगा, और उनके काम को भी रिव्यू करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और जहां जरूरत पड़े वहां उनको हेल्प करना, उन हम करें, एक्सपर्ट से हेल्प कराएं, कोऑर्डिनेशन कराएं, वो सब असिस्ट करें उनको। तो प्लानिंग एंड ऑडिट ensures that audit risk is reduced to an acceptable low level। अब ऑडिट रिस्क क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मटेरियल मिसमैनेजमेंट, मिस स्टेटमेंट तो नहीं रह गया है ना, कुछ हमारी तरफ से कोई बहुत बड़ी चूक ना हो जाए, तो उस सब के लिए हम प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा बहुत ही रिस्क कम हो जाए कि कुछ बहुत बड़ी चीजें छूट ना जाए। When audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion by the audit। ऑडिटर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन आता है वो सही होना चाहिए। तो प्लानिंग से क्या होगा, बेनिफिट ऑफ प्लानिंग क्या क्या होगा, हम इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ ध्यान दे पाएंगे, हम पोटेंशियल प्रॉब्लम का पहले से पता लगा पाएंगे, एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिट कर पाएंगे, टीम मेंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे, उनको डायरेक्शन दे पाएंगे, सुपरवाइज उन्हें कर पाएंगे, रिव्यू उनका काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और एक्सपर्ट और ऑडिटर के साथ उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको किसी असिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनको हम असिस्ट भी करेंगे। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग में। नाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। ऑडिट प्लानिंग का मतलब ये नहीं है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपने ऑडिट प्लानिंग करी बस खत्म, फिर उसको देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में बस देखा और काम खत्म, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। जनरली वो स्टार्टिंग में हमारा प्लानिंग का हिसाब रहता है, और प्रोसेस ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of current audit engagement। तो अगर हमने ही पिछला ऑडिट किया है या किसी और ने भी किया है तो वहां से शुरुआत करके देखना शुरू करके जब तक हमारा ये वाला ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हमारा प्लानिंग चलती रहती है, उसमें चेंजेस हम करते रहते हैं समय समय पर। For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of the risk of the material misstatement such matter as the analytical procedure to be applied as risk assessment procedures। तो प्लानिंग में क्या करेंगे हम ये देखेंगे, प्रोसीजर अपनाएंगे कि हमें रिस्क के बारे में पता चले। जनरल अंडरस्टैंडिंग of the legal and regulatory framework applicable to the entity जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो किस दायरे में आती है, कौन से लीगल दायरे में आती है, और ये एंटिटी उस फ्रेमवर्क को कितने अच्छे तरीके से कंप्लाई कर रही है, ये हम पता लगाएं। भाई सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम जो बिजनेस में हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उसमें कितना रिस्क है, उनका इंटरनल कंट्रोल जितना अच्छा होगा, मैनेजमेंट जितने अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, उतना ही वहां फ्रॉड एरर होने की उम्मीद, मिस्टेक होने की उम्मीद कम है। और अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है तो वहां पर वहीं हमारे लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर गड़बड़ दिक्कतें होने की उम्मीद ज्यादा है। हम ये पता लगाएं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मटेरियलिटी क्या है, मतलब कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस लेवल पर आकर हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है ना। मटेरियल चीज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितने एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और भी हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की, और जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपनाए हैं उनकी परफॉर्मेंस से हम पता लगाएं। तो
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, बार बार हम बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो ये ऐसे ऑडिट प्रोसीजर हैं जो हम परफॉर्म करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग की बिजनेस कैसा है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है और इसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और असेस करें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level। तो मैंने जैसा पहले भी आपको बोला था कि हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि हम ये देखें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो फ्रॉड एरर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हम एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं कि कितना रिस्क है इस बिजनेस में हमारे लिए। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट, उतनी मेहनत हमारी ज्यादा लगेगी कि भैया जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। Therefore, planning includes consideration of matters such as obtaining knowledge about legal framework in which entity is operating। हमें उस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को समझना है जिसके अंदर ये हमारा बिजनेस एंटिटी काम करती है। जैसे मान लिया हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को TRAI, ट्राई जैसे हम बोल देते हैं, वो कंट्रोल करती है। तो हमें ध्यान उसके रेगुलेशंस रूल्स वगैरह को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस को देख रहे हैं तो वहां पर IRDA होता है, उसकी लीगल फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बिजनेस चल रहा है या नहीं। अगर हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो RBI के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। तो ये सारे भी हमें देखने पड़े कि उस लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। तो उस लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना जरूरी है। हमें अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसकी भी जानकारी लेनी पड़ेगी। वो जो बार बार इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स देते हैं, वो सारी चीजें, और वो हमारा जो एंटिटी है वो उनको कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो भी सारी बातें हमें ध्यान रखनी। प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स नीड्स टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल और सिग्निफिकेंट मैटर। उसमें क्या मटेरियल और सिग्निफिकेंट मैटर्स है। It also involves considering whether experts need to be involved, taking into account complexity of business। Further, उसमें हमें देखना है कि परफॉर्मेंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर, ताकि हमें रिस्क पता चल सके कौन से एरिया में कितने रिस्क हैं। प्लानिंग इज नॉट ए सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेस ऑफ ऑडिट। मतलब ये नहीं है कि हम ऑडिट स्टार्ट करें, पहले प्लानिंग करें, फिर प्लानिंग होने के बाद ऑडिट स्टार्ट करें, बस बात खत्म हो गई। अब पहले प्लानिंग जहां खत्म हो गई वहां ऑडिट शुरू हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, ऑडिट शुरू करते हुए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा हमने पहले भी बोला, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहे। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअल और एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये चलता रहेगा बार बार। कंटिन्यूअस प्रोसेस जो स्टार्ट होगा पिछले ऑडिट के कंप्लीशन से और एंड होगा इस ऑडिट के एंडिंग पर, तो ये चलता रहेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट। अब जब हम ऑडिट प्लानिंग करेंगे तो क्या हम अपने टीम मेंबर को भी एंगेज करें प्लानिंग करते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑडिट उन्होंने ही करना है। तो जिन लोगों ने ऑडिट करना है क्या उनको भी इन्वॉल्व करें प्लानिंग करते हुए ऑडिट के लिए या नहीं। So the engagement partner and other key member of the engagement team shall be involved in planning the audit, including planning and participating in discussion among engagement team members। The involvement of the engagement partner and other key member, तो उससे क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस, इंसाइट होने के बाद हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जो लोग काम कर रहे हैं वो जो हमारे मैनेजमेंट टीम में है उन सबको हमें इंक्लूड करना चाहिए। अब कौन कौन से एलिमेंट को हम डिस्कस करें प्लानिंग करते हुए। विद एंटिटीज मैनेजमेंट,
The auditor may decide to discuss element of planning with the entities management to facilitate the conduct and management of the audit engagement. भाई हमें ऑडिट पर रखा किसने है? मैनेजमेंट ने। तो जब हम प्लानिंग करें तो उसके बाद जो जो हमारे पास मेन पॉइंट आए हैं उसको हम डिस्कस भी करें मैनेजमेंट के साथ कि हम ऐसे ऐसे ये चीजों पर काम करना चाहते हैं और इसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट रहेंगी, है ना। तो हम ताकि हम मैटर्स जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो हम बात कर सके। केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। पहले बात करने से ये फायदा होगा कि बाद में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हम पहले ही उनसे कह सकते हैं मैनेजमेंट से कि देखो हमने पहले ही बताया था हमारी ये प्लानिंग है, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, हमें ये रिक्वायरमेंट होगी, और हम ये भी सुनिश्चित करें कि ऑडिट का जो इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने से इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब प्लानिंग प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो प्लानिंग में क्या क्या एलिमेंट हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने पहले तो देखा प्लानिंग के क्या फायदे हैं, प्लानिंग हमें करनी चाहिए नहीं, वो कब करनी चाहिए, प्लानिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे। पहले हमने ये सारी चीजें बातें करी प्लानिंग की एक अच्छी जरूरत के बारे में। अब पॉइंट नंबर 2 पर हम आ रहे हैं कि प्लानिंग जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा और इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, स्टार्टिंग में हम क्या करें, और फिर प्लानिंग एक्टिविटीज। पहले हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखें, फिर प्लानिंग एक्टिविटीज देखें। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है और उनको कैसे हम करेंगे। द ऑडिटर कंसीडर्स वेदर relationship with client should be continued and whether ethical requirement including independence continue to be complied with. It includes performing procedures regarding the continuance of the client relationship or evaluating compliance with ethical requirements including independence. तो हमें पहले तो क्लाइंट के साथ और साथ ही साथ हमें एंगेजमेंट के टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। भाई कोई हमें कह रहा है कि मुझे ऑडिट कराना है, तो वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है ना, ये भी हमें समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसमें क्या आता है कि हम बात करें परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, acceptance and continuance of client relationship and audit engagement. The firm should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client. मतलब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है कि अभी हम एंगेज हुए नहीं है, अभी हमने ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम ये देखें कि क्या हम क्लाइंट के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमें ऑडिट के लिए एंगेज करने के लिए बात करी जा रही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये बात चेक करें। तो फर्म को इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए सबसे पहले एक्सेप्ट करने से पहले। नया क्लाइंट है ना, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client, कि हम मतलब हमारा कोई नया क्लाइंट है ना, वो हम उसको एक्सेप्ट करें, पुराने वाले को कंटिन्यू करें, मतलब बहुत सारी बातें हैं। हमें पहले सारी बातों को कैलकुलेट एनालाइज करना पड़ेगा कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से। Beside in case of initial engagement, communication with procedure auditor should be made where there is a change of auditor. भाई हमारा एंगेजमेंट है,
एज अ ऑडिटर है या और भी कोई काम है हमारा, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक होता है, पता ऑडिटर भी अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है, हम लास्ट में पूरे बिजनेस का एट द एंड ऑडिट करने के लिए जाते हैं, पूरे साल अलग ऑडिटर ऑडिट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो हमें पहले तो ये देखना है कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, कि जो हमारी रिलेशनशिप है ना, तो ऑडिट एंगेजमेंट के साथ में हमें ये देखना पड़ेगा क्या सर्कमस्टेंसेस है। द फर्म शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसीडर्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद ए न्यू क्लाइंट, है ना। when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client, तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और इनिशियल प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंस है, यानी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। यानी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, means that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। अगर कोई हमें एंगेज कर रहा है तो केवल उसी के हिसाब से हम ऑडिट पर डिसीजन ना ले, हमारा अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अगर वो कह रहे जी इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो ये नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे, है ना। The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independent requirements that apply to the audit engagement. In doing so, the engagement partner shall obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationship that create threats to independence. तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें वो सारी चीजें देखनी है कि जिससे ऐसा ना हो कि हम इंडिपेंडेंटली काम ही ना कर पाए, कि हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, कोई भी काम शुरू कर एंगेजमेंट से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर भी सकते हैं या नहीं। और हमें इवेल्युएट करना है इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड breaches if any of the firm's independence policies and procedure to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement, and take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to an acceptable level by applying safeguards, or if considered appropriate, to withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulation. The engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate action. कहने का मतलब है कि हमें इंडिपेंडेंटली काम करना है। अगर कोई भी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हम इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते तो उन्हें हमें रिमूव करना है, और अगर हम रिमूव नहीं कर सकते तो हमें देखना है वहां उससे अलग हो जाए, अगर लॉ अलाउ करता है कि भैया हमें माफ करो, हम ये काम नहीं करते। और एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, भाई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये तो पता लगाओ कि टर्म्स क्या है, एंगेजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ना। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड द ऑडिटर दैट द ऑडिटर सेंड्स एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट टू हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू द ऑडिट। पता चला हमने ऑडिट कंप्लीट किया, हमने कहा जी ये ऑडिट रिपोर्ट है, वो क्या हमने तो ये नहीं कहा था, हमने तो वो बोला था, हमने कहा जी ये कहा था, लिखित में कुछ है नहीं। तो बाद में लड़ाई झगड़ा होने से पहले सबसे बढ़िया है हमें एंगेजमेंट हुआ, हम उनको एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे कि भैया हम ऐसे ऐसे ये काम करेंगे, और उनसे साइन करा ले, हाँ जी आप ये सही कह रहे हैं, आप इसी तरीके से काम करें, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। पता चला कि आपने काम करा कुछ और, उन्होंने कहा जी हम तो कुछ और मांग रहे थे आपसे, तो कंफ्यूजन ना हो। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है जो हमें ऑडिट में एंगेज होने से पहले हमें देखनी है। तो इसमें तीन चीजें हैं, क्या है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप,
evaluating compliance with ethical requirement including independence, or establishing an understanding of terms of engagement with the client to assure there is no misunderstanding. तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आती है प्लानिंग एक्टिविटीज। पहले नंबर पर हमने पढ़ा कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, दूसरे नंबर पर है हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज। अब हमें पता चल गया कि भाई हम एंगेज हो रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, प्लानिंग क्या करें, तो हम क्या करें, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करें कि भैया पूरा ऑडिट एक्चुअल में होना कैसे, और फिर एक ऑडिट प्लान डेवलप करें। एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर, मतलब कि हम पहले पूरा ओवरऑल देखें स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। इसको मतलब कितना हमें काम करना है, कितने समय में करना है, और किस तरफ जाकर के करना है, कौन सी डायरेक्शन है ऑडिट की, और हमें एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो एक ओवरऑल पहले स्ट्रेटेजी बनाए, फिर उसके हिसाब से हमें एक ऑडिट प्लान डेवलप करें। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी assist the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters as the resources to deploy for specific audit areas, such as the use of appropriate experienced team member for high risk area or the involvement of expert on complex matters. तो जब हम ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसमें हम क्या पता लगाएंगे कि भैया रिस्क असेसमेंट करेंगे, जैसा हमने पहले भी बोला। तो फिर हम जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम देखेंगे ऑडिट के क्या क्या एरिया है हमारे, और उसमें कौन सी टीम को लगाना है अकॉर्डिंग टू रिस्क। रिस्क नहीं है तो जूनियर स्टाफ से काम करा ले, रिस्क ज्यादा है तो हम एक्सपर्ट से काम कराएं। अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू एलोकेट, कितने लोगों को लगाना पड़ेगा हमें ऑडिट में, कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर होंगे, इन्वेंट्री काउंट करना है तो कितने लोगों को भेजना पड़ेगा, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स पर किसी और ने काम कर रखा उसको हम चेक करेंगे उनका कितना इफेक्टिवली काम रहा, कितने घंटे काम होगा। ये सारी बातों को हमें थोड़ा अंदाजा लगाकर प्लानिंग करनी पड़ेगी एडवांस में। जब हमें पता चल जाएगा ये सारा, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स, कब हम इन लोगों को लगाएंगे, मैनेज कैसे होगा, सुपरवाइज कैसे होगा, इन्हें कौन डायरेक्शन देगा काम को, टीम को ब्रीफिंग कौन करेगा, इनकी मीटिंग कब रखी जाएंगी, कहां पर रखी जाएंगी, है ना। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, तो ये सारी चीजों को हमें पहले देखना है। फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमें किन फैक्टर को ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। भाई हमें क्या काम करना है, हमें देखें एंगेजमेंट में, जब हमारी एंगेजमेंट लेटर भी हमने दिया तो उसमें हमने बताया होगा ना हमें क्या क्या काम करना है, तो वहां से हम स्कोप का पता लगाएं ताकि स्ट्रेटेजी अपना सके कितना काम है उस हिसाब से। तो देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एंगेजमेंट में जो हमारे स्कोप कितना काम करना है वो हमें बताते हैं। तो कुछ है इसमें, जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ये एंटिटी कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आती है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें कितने दायरे पे किस स्कोप पे काम करना है। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड,
इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि भैया हमें किस लेवल तक जाना है इस पर। ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and nature of the communication required। मतलब हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग कब करना है, टाइमलाइन क्या है, रिपोर्टिंग कितने समय में ऑडिट कंप्लीट करना है, कब हमें रिपोर्ट करना है। मीटिंग्स, वो ये पहले भी हमारी सारी बात आई थी, जो नेचर है, टाइमिंग है, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स वगैरह होंगी, उनके साथ डिस्कशन होगा, है ना। और स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, हमारा डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ तो चलता ही रहेगा। और एंगेजमेंट टीम मेंबर का आपस में कम्युनिकेशन, उनकी मीटिंग, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। कंसीडर द फैक्टर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो हमें क्या देखना, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट, क्या volume of transaction which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on the internal control। हम क्या करते हैं, बिजनेस के हिसाब से कितना बड़ा बिजनेस है, उनकी ट्रांजैक्शंस कितनी ज्यादा है, वो हमें पता लगाने में मदद करता है कि ऑडिटर देखे कि कितने अच्छे से इंटरनल कंट्रोल हो रहा है या नहीं। और क्या, अब एक बताओ, कई बार क्या होता है किसी बिजनेस में ना, कोई इंडस्ट्री में नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उसमें हमारे को नए तरीके से काम करना है, एक्सपर्ट को देखना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को हमें ध्यान में रखना, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में है, रेगुलेशंस में है, रिपोर्टिंग में है, रिक्वायरमेंट में जो भी चेंजेस है उन सब का ध्यान रखना है। और भी कोई सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो सब भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनली ऑडिटर को देखना पड़ेगा। Consider the result of preliminary engagement activities and where applicable whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant। जैसे कि result of previous audit that involves evaluating the operating effectiveness of internal, जो हम पुराना काम कर चुके हैं, पहले हम कई ऑडिट कर चुके हैं, वहां से हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, और वहां कोई गलतियां हुई थी उन गलतियों को रिपीट ना करें यहाँ पर। The manner in which auditor emphasizes to engagement team the need to maintain questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence। देखो, मान लिया आप कोई भी काम करते हैं तो पहले काम करने से जो भी एक्सपीरियंस होता है, जैसे पिछली बार हमने कहीं ऑडिट किया, वहां पे हमने देखा कि कैसे हमें दिक्कतें आती है ऑडिट एविडेंस को लेने में, या मैनेजमेंट के साथ में जो स्टाफ है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में, तो उसको कैसे हम शुरू से मैनेज करके चले, है ना। और वो ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन किन लोगों को सेलेक्ट करें। एक्सपीरियंस बंदा भी होना चाहिए जो डायरेक्शन दे, हाई रिस्क एरिया में रिस्क नहीं है तो हम जूनियर स्टाफ से कर लें, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में ऑडिटर को क्या करना है, एक तो देखना है हमारे एंगेजमेंट का स्कोप कितना है, क्योंकि जिस हिसाब से स्कोप है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, हमें क्या रिपोर्ट करना है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। फिर हम देखें कि सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, उन पर ध्यान दें। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट है उस पर ध्यान दें, और फिर हम एंगेजमेंट का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, रिसोर्सेस, इन सबको ध्यान में लगाएं।
Illustration number 1. The auditor T of Hand Fab Limited is worried as to management of key resources to be employed to conduct audit. How the audit strategy would be helpful to the auditor? तो यहां पर क्या है, ऑडिटर हैं और वो थोड़े से परेशान हैं क्योंकि ऑडिट होना है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाए और वो कैसे हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमने पूरा का पूरा भी पढ़ा ही था, एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, है ना, कि जो है ऑडिटर को कैसे असिस्टेंस मिलेगी, तो जो सारी ऑडिट स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उस सब के बारे में हमें लिखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो 3-4 नंबर के हिसाब से लिखना है। 8 नंबर का है तो 8 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितना उस पर काम करना है। ठीक है, तो हमारा मेनली ये जो चैप्टर हमने स्टार्टिंग से देखा था, हम जब स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे चैप्टर में, तो हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम मेनली इसको जो प्लानिंग है हमारी ऑडिट की, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और उसके बाद में हम लोग फिर एक प्लानिंग करेंगे कि ऑडिट प्लान बनाएंगे, है ना। तो ये जो हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होगी, वो हमने देखा कैसे होगी, और प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के बाद में हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। तो हमने ओवरऑल ये सब देखा आज की क्लास में कि हम कैसे एक स्कोप के हिसाब से एक प्री प्लानिंग एक्सेप्टेंस से पहले क्या करें, और जब हम ये सब कर लेंगे तो फिर हम क्या करना शुरू करेंगे, एक ऑडिट प्लान डेवलप करना शुरू करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम कैसे ऑडिट प्लान को डेवलप करें।